हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस जूनियर स्टूडेंट के मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो उसी का नेक्स्ट क्रम होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 34 देखेंगे, 34वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसके पहले 33 तक हो चुका है। तो जिन लोगों ने चैनल वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से सारे वीडियो मिल जाएंगे, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल 34वां प्रैक्टिस सेट है। इस बुक का जो है 9वां प्रैक्टिस सेट है। तो स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अनुस्मारक या स्मरण पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य है। ठीक है, अनुस्मारक या स्मरण पत्र क्या होता है, अब इसके बारे में जब आप जानेंगे तभी इसका क्वेश्चन कर पाएंगे। पहला दिया गया ऑप्शन ए, अनुस्मारक का आकार सामान्य पत्रों की अपेक्षा काफी छोटा होता है। दूसरा है कि इस पत्र को स्थिति के अनुसार नम्र या थोड़ी कड़ी भाषा में लिखा जाता है। तीसरा दिया गया है कि इसमें पत्र को पहले पत्र जैसा ही रखा जाता है। फिर चौथा है कि उपरोक्त सभी, और इसके बाद पांचवा है कि इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे क्या सही है, तो देखिए जो अनुस्मारक या स्मरण पत्र होता है, तो ये क्या होता है कि जब भेजे गए पत्र का उत्तर बहुत दिनों तक नहीं आता है, तो उस पत्र को याद दिलाते हुए जो पत्र भेजा जाता है उसको हम कहते हैं स्मरण पत्र या फिर अनुस्मारक। ठीक है, तो स्मारक या स्मरण पत्र के संबंध में जो जितने भी ये तीनों बातें कही गई हैं, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे ऊपर बाईं ओर एक प्रेषक का नाम और पता लिखा जाता है, इस प्रकार के पत्र को क्या कहा जाता है। ठीक है, सबसे ऊपर बाईं ओर मान लीजिए ये कोई पत्र है और ये इसका साइड हो गया बाईं ओर, ये इसका साइड हो गया दाईं ओर। तो इधर जो प्रेषक का नाम होता है, ठीक है, और उसका पता होता है, तो ये लिखा जाता है। तो इस प्रकार के पत्र को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार को पत्र को कहते हैं व्यक्तिगत पत्र। ठीक है, ये व्यक्तिगत पत्र में, व्यक्तिगत पत्र में जो है बाईं ओर एड्रेस और प्रेषक का नाम लिखा होता है। ठीक है, व्यक्तिगत पत्र से तात्पर्य ऐसे पत्रों से होता है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में, जैसे कि पारिवारिक सदस्य हो गए, मित्र हो गए और अन्य प्रियजन को लिखा जाता है, उनको कहते हैं व्यक्तिगत पत्र। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पत्र जो है कौन सा भेद नहीं। ठीक है, पत्र का कौन सा भेद नहीं ये बताना। ठीक है, किस प्रकार कितने प्रकार के पत्र होते हैं, इनमें से कौन सा एक भेद नहीं है वो बताना है। तो देखिए शोक पत्र लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बधाई पत्र भी होता है, संबंधियों के पत्र होते हैं जैसे कि व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया गया भोजपत्र, तो भोजपत्र का जो है ये नहीं लिखा जाता। भोजपत्र का संदेश या फिर इसको मैसेज के रूप में जो है जाना जाता है, जिसे कागज पर हाथ के द्वारा लिखकर दूसरे व्यक्ति को पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, ये जो है पत्र का प्रकार नहीं होता। निम्नलिखित में से मुहावरे का अर्थ बताना है। इलायची बांटना, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है दावत देना। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें 5 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि अगर कोई भाव है, मतलब कोई शब्द की व्याख्या करना है या उसके भाव को अलग करना है, तो उस अंश को जो है मूल वाक्य से, मेन वाक्य से कैसे उसको अलग रखेंगे और किस प्रकार का उसमें चिन्ह लगाएंगे। तो वो चिन्ह उसमें लगता है कोष्ठक चिन्ह। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, कोष्ठक चिन्ह मतलब ब्रैकेट वाला ये वाला चिन्ह, इसका प्रयोग करते हैं। मनोहर सो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा है। अब देखिए सोने की जो क्रिया है ये क्या होती है, ये अकर्मक में आती है। ठीक है, सोने की क्रिया क्या होती है, कर्मक में आती है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल दोनों कर्ता पर पड़ता है वहां पे अकर्मक होते हैं। अब अकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं होता। ठीक है, जैसे कि मोहन सो रहा है तो इसमें कर्म नहीं है। सोना क्रिया जो है वो क्या है, अकर्मक है, क्योंकि इसमें मनोहर जो है क्या है, कर्ता है। और कौन सो रहा है, तो कर्ता ही सो रहा है, यानी मनोहर ही सो रहा है। तो कर्ता पर ही फल का प्रभाव पड़ रहा है, तो इस प्रकार यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी हो रही है। ठीक है, सोने का फल भी उसी पर पड़ रहा है, इसलिए सोना अकर्मक क्रिया है यहाँ पे। तो आंसर ए पार्ट राइट है। चलिए, गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर शब्द जो है किस प्रकार के क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। मिलकर यहाँ पे वाक्य के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ये रीतवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, रीतवाचक क्रिया विशेषण मतलब जिस आविकारी शब्द से क्रिया के होने के तरीके या फिर विधि का ज्ञान प्राप्त हो, तो वहां पे रीतवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो यहाँ पे मिलकर काम ये पूरा किया, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सभी मिलकर क्रिया के होने की विधि इसमें बताई जा रही है, किस प्रकार ये काम पूरा किया गया। तो गांव वालों ने मिलकर काम पूरा किया, तो ये रीतवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भाव को उद्दीप्त या जागृत करती हैं उन्हें कौन सी संज्ञा कहा जाता है।
तो इस प्रकार की संज्ञा को कहते हैं विभाव। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं, एक होता है आलंबन विभाव, ठीक है, एक होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। तो ये दो प्रकार के विभाव भी होते हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पार्टी पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? पार्टी पढ़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ होता है सबक सीखना। सबक सीखना, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका अर्थ होता है सबक सीखना, जो कि आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा इसका, ई ऑप्शन करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चार मीनार कहाँ पर है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो चार मीनार की अगर हम बात करेंगे तो ये अगर देखा जाए तो इसमें किस प्रकार का वाक्य ये बताना है। तो देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है लास्ट में, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सा शब्द अंक का अर्थ नहीं बताता? अंक के अनेक अर्थ होते हैं। अंक का जैसा अर्थ होता है गोद, अंक का अर्थ होता है संख्या, अंक का अर्थ होता है चिन्ह। यहाँ पे भेद जो दिया गया ये अंक का अर्थ नहीं बताता, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से चार विकल्प में से बताना है कि सबसे अच्छा एक विकल्प है वाक्यांश बताना है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। इसके लिए एक वाक्य, एक शब्द में क्या कहेंगे? तो एक शब्द में इसको कहेंगे अनिवार्य, ठीक है, अनिवार्य है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। वो कविता गायन करती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ठीक है, किस काल में ये क्रिया का बोध हो रहा है, इसमें किस काल में लिखी गई है ये वाक्य? तो वो कविता का गायन करती है। करती है, ता है, ती है, ती है, ये सभी आ जाएंगे तो सामान्य वर्तमान में आते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, हिमालय का सही संधि विच्छेद बताना है। हिमालय का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए हिम प्लस आलय इसका जो है संधि विच्छेद बनता है, और ये किस प्रकार के संधि के अंतर्गत आता है? तो ये दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है, इनमें से कौन सा शब्द घट शब्द का अर्थ नहीं है? घट शब्द के अर्थ में देखेंगे तो मन होता है, शरीर भी होता है, घड़ा भी होता है, लेकिन समूह नहीं होता। तो घट के अनेकार्थी शब्द मन शरीर मन है, घड़ा शरीर मन है, लेकिन समूह जो है घट का अर्थ नहीं है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा शब्द आचरण शब्द का अर्थ नहीं बताता? आचरण के अनेकार्थी में चाल चलन है, वार्ताव है, ठीक है, बर्ताव के बाद व्यवहार है, आदत है, चरित्र है, रहन सहन, ये सभी आचरण के अनेकार्थी शब्द है, लेकिन आकांक्षा शब्द जो है इसका अनेकार्थी शब्द नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से बताना है कि अनेकार्थी शब्द का अर्थ है। अरुण का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? ठीक है, अरुण। अरुण का अनेकार्थी शब्द की अगर हम बात करेंगे तो दिए गए शब्द में से देखा जाए तो सूर्य जो होता है ये अरुण का क्या होता है, अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आता है। अरुण का एक अर्थ भी लाल भी होता है। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। निम्नलिखित वाक्य में से बताना है कि अधिकरण कारक का विभक्ति क्या होता है? अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में पर। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, में पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रा री रे का की के ये सभी आते हैं, ये किस में आते हैं? संबंध कारक के परसर्ग होते हैं, ठीक है, संबंध कारक के परसर्ग होते हैं। हे अरे जो दिया गया है ये होता है संबोधन कारक, ठीक है, संबोधन कारक का परसर्ग या विभक्ति। और इसके अलावा से या फिर के द्वारा दिया जाता है तो ये होता है आपका करण कारक, ठीक है, करण कारक। और एक होता है से, जब अलगाव की स्थिति वहां पर पैदा हो तो वहां पे अपादान कारक होता है, अपादान कारक, ठीक है। तो ये सभी चीजें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विज का शब्द का अर्थ इसमें से कौन सा नहीं? द्विज शब्द का अर्थ की बात करेंगे तो द्विज का अर्थ एक चंद्रमा होता है, द्विज का एक अर्थ दांत भी होता है, द्विज का अर्थ एक पंक्षी भी होता है, द्विज का एक अर्थ ब्राह्मण भी होता है, लेकिन द्विज का कपूर जो है अर्थ नहीं होता। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो प्रथम समाचार पत्र जो था भारत का ये प्रकाशित हुआ था इंग्लिश में, अंग्रेजी में। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जिसका नाम क्या था, बंगाल गजट, ठीक है, इसका नाम क्या था, बंगाल गजट नाम था। तो ये भी याद रखिएगा, बंगाल गजट 1780 में प्रकाशन हुआ था। कहने से कुम्हार गधे पे नहीं चढ़ता, इस लोकोक्ति का जो है सही अर्थ क्या होगा? इस लोकोक्ति का सही अर्थ बनेगा हठी मनुष्य जो होता है किसी का कहना नहीं मानता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसके लिए सुटेबल बैठता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अव्यय को क्या कहा जाता है? अव्यय को क्या कहते हैं? अव्यय को कहा जाता है जो है अविकारी शब्द। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द, मतलब कि ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण का कोई विकार उत्पन्न ना होता हो उसे अव्यय कहते हैं। और अव्यय जो होता है सदैव अपरिवर्तित अविकारी रहते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसे अविकारी शब्द भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, संस्कृत का विशेषण कौन सा होगा? संस्कृत का विशेषण होता है सांस्कृतिक, जो कि दिया गया है बी पार्ट में, तो बी पार्ट इसका राइट है।
इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? देवनागरी लिपि का इसमें से प्रयोग हुआ है गुजरात राज्य में। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है? विशेषण का उदाहरण इनमें से अगर देखा जाएगा तो देखिए अधिकारी शब्द होता है विशेषण का उदाहरण, ठीक है। आग्नेय भी होता है, आंतरिक भी है, अंतर जो होता है ये नहीं होता, ये विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। दिया गया है सत्याग्रह में कौन सा समास है? सत्याग्रह में समास बताना है। अगर हम इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो ये बनता है सत्य का आग्रह, माने कि इसमें कौन सा समास आ जाएगा? तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द इसमें लिखा हुआ है डी ऑप्शन, कवयत्री इस तरीके से लिखा जाता है, तो डी ऑप्शन इसका राइट है। सही वर्तनी वाला शब्द अगले प्रश्न में ही बताना है, तो इसमें देखिए उपयुक्त जो लिखा जाता है वो सी पार्ट में जो लिखा है ये सही रूप से लिखा है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है, जैसे कि नाश। नाश का समान शब्द वाला अर्थ है तबाही, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगले विकल्प में अगले क्वेश्चन बताना है कि हमें बताना है कि इनमें से कौन सी मीराबाई के द्वारा रचित रचना जो है नहीं है इनमें से। तो इनमें से देखिए राग गोविंद जो है मीराबाई के द्वारा लिखा हुआ है। नरसी का मायरा ये भी जो है मीराबाई ने लिखा है। राग सोरठा के पद ये भी मीराबाई के द्वारा लिखा गया है। वैदेही वनवास जो है ये मीराबाई ने नहीं लिखा हुआ है। इसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है, हरिऔध इनका नाम है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तो इनके द्वारा ये वैदेही वनवास लिखा हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी का क्वेश्चन। अब हम देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। तो 31 नंबर क्वेश्चन है रीजनिंग का। दिया गया है यहाँ पे कि a इंटू बी का अर्थ है कि ए बी के दक्षिण में है, और a प्लस बी का अर्थ है कि ए बी के उत्तर में है, और a परसेंटेज का अर्थ है कि ए जो है बी के पूर्व में है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें बताना है आगे कि इसका क्या मतलब होगा। इसके संबंध में अगर हम बताना तो क्यू के संबंध में एस किस दशा में है, तो इस हमें समीकरण से निकालना है। जो समीकरण दिया गया है पी भागे पी परसेंटेज क्यू प्लस आर माइनस एस। अब यहाँ पे पी एस और इसके बाद क्यू और एस में हमें संबंध ज्ञात करना है। तो प्रश्न के अनुसार हम इसको पहले लगाएंगे, संबंध स्थापित करेंगे पी परसेंटेज क्यू। तो यहाँ पे ए परसेंटेज बी का अर्थ होता है ए बी के पूर्व में, यानी कि पी क्यू के पूर्व में है। क्यू के पूर्व में पी है तो क्यू इधर हो जाएगा, तो पी इधर हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार दिया गया है। बाकी आगे कह रहा है कि क्यू और प्लस आर, तो क्यू प्लस आर ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी के उत्तर में है, यानी कि क्यू आर के उत्तर में है। क्यू कहाँ है? आर के उत्तर में, तो अगर आर यहाँ पर हो जाएगा तो इसके उत्तर में इधर क्यू हो जाएगा। फिर कह रहा है कि आगे है आर माइनस एस, तो आर माइनस एस का अर्थ है कि आर एस के पश्चिम में है, आर एस के पश्चिम में क्वेश्चन के अनुसार, तो एस अगर इधर हो जाता है तो ये पश्चिम में हो जाएगा आर। अब हमें बताना है कि क्यू के संबंध में एस किस दिशा में है। क्यू यहाँ पर है, इसके संबंध में एस इस दिशा में है, तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा? तो ये दिशा हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो ये दिशा क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है संबंध बताना। जिस प्रकार पहले वाले से संबंध उसी प्रकार दूसरे वाले से संबंध बताना। जैसे सेल्सियस और तापमान से तापमान को सेल्सियस में मापा जाता है, उसी प्रकार वजन को हम पाउंड में मापेंगे, तो यहाँ पे वजन हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि समीकरण दिया गया है कि इन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए, जैसे कि ये 27 आ जाए। तो आप इसको लगाइएगा और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 34 में दिया गया है कि पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है, पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, और पी एक्सक्लेमेटरी क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पिता, पी इंटू क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पुत्र है, ठीक है। तो आगे इसमें पूछा क्या गया है उसको हम देखेंगे इस तरीके से। निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है कि पी एस का भाई है? तो इसमें क्या करेंगे आप सभी में जो है एक एक करके बनाएंगे। तो इस प्रकार हम अगर ये बनाते हैं 34 देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर हम ऑप्शन ए लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है कि पी इंटू क्यू एक्सक्लेमेटरी आर परसेंटेज एस। तो यहाँ पे अगर हम इसको बनाते हैं तो चलिए इसको बनाते हैं पहले, क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है। जैसे P इंटू क्यू,
P इंटू क्यू जो कि हमारा दिया गया है कि अगर P इंटू क्यू है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, थोड़ा और जूम कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके। चलिए P इंटू क्यू, यहाँ पे आप देखिए P इंटू क्यू का अर्थ है कि P क्यू का पुत्र है, ठीक है, P क्यू का पुत्र है, तो यहाँ पे P लगाते हैं, P क्यू का पुत्र है तो क्यू इधर हो जाएगा, इसका पुत्र कौन है, P है, इस प्रकार हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। फिर हो रहा है यहाँ पे क्यू एक्सक्लामेटरी आर, तो यहाँ पे देखिए अगर देखा जाए P एक्सक्लामेटरी आर का अर्थ है कि P क्यू का पिता है, यानी कि यहाँ पे क्यू आर का पिता हो जाएगा। आर का पिता कौन है, आर का पिता ये हो जाएगा क्यू, ठीक है, ये क्या है, पिता है आर का। अब ये इसका पुत्र है, ये इसका पिता, यानी कि ये भाई बहन हो जाएंगे। अब आर भाई है या बहन है ये कंफर्म नहीं, लेकिन पी पुत्र है यानी कि ये कंफर्म है, ये इसका बेटा है, ठीक है। आगे फिर है आर परसेंटेज एस, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा कि आर एस का भाई है। आर किसका भाई है, आर जो है भाई है एस का, एस ये है तो आर अब ये लड़का हो गया, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें बताना है कि पी का जो है एस का भाई, इसमें से क्या दर्शाता है कि P जो है S का भाई है, तो देखिए यहाँ पे S का भाई भी P हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये A पार्ट बिल्कुल सही दर्शाता है कि P जो है किसका भाई है, S का भाई है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा A पार्ट इसका करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, A पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में बताना है कि दिए गए समीकरण में से दो चिन्हों को आपस में बदलना है, इसके बाद जो है सही करने के लिए इसमें से कौन सा दो चिन्ह आपस में बदलेंगे इस प्रकार कि दोनों ओर सही हो जाएं। तो ये आप लगाइएगा, चिन्हों को बदल बदल कर कौन सा सही आएगा, इसका भी 35 का भी आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि उमेश सतीश से बड़ा है, सूरज नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है, तरुण रितेश से बड़ा है लेकिन सतीश से छोटा है, मनीष सबसे छोटा है, उसमें सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए यहाँ पे एक बातें कही गई कि मनीष जो है वो सबसे छोटा है, मान लेते हैं मनीष यहाँ पर सबसे छोटा हो गया। अब इससे बड़ा, अब देखते हैं, सूरज नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है, तरुण रितेश से बड़ा है लेकिन सतीश से छोटा है, ठीक है, इस प्रकार दिया गया है, और उमेश सतीश से बड़ा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें उमेश सतीश से बड़ा है तो लिखते हैं, मान लीजिए उमेश बड़ा है किससे, सतीश से, ये हो गया सतीश और ये हो गया उमेश, ठीक है, सतीश से बड़े हो गए। अब इसके बाद कह रहे हैं कि सुरेश नीरज से छोटा है, सुरेश कौन है, नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है, तो उमेश से बड़ा है सुरेश और नीरज से छोटा है, तो यानी कि उमेश के ऊपर हो जाएगा सुरेश, यहाँ पे सुरेश हो गए, ये बड़े हो गए, ठीक है, ये हो गए सुरेश। इसके बाद कह रहा है कि सुरेश जो है नीरज से छोटा है, तो इसके ऊपर नीरज हो जाएगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, नीरज हो जाएगा, ये इस प्रकार बन गई। आगे कह रहा है कि तरुण रितेश से बड़ा है लेकिन सतीश से छोटा है, तो सतीश से छोटा है मतलब सतीश के नीचे रहेगा कौन, तरुण रहेगा, सतीश के नीचे कौन रहेगा, तरुण रहेगा, तो तरुण हो गया। अब तरुण क्या है, रितेश से बड़ा है, तो रितेश हो गया, रितेश यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि मनीष सबसे छोटा है इसलिए मनीष यहाँ पर रहेगा, सबसे नीचे रहेगा। तो इस प्रकार ये हमारी जो है श्रृंखला बनकर तैयार हो गई, हमारी ये श्रृंखला बनकर तैयार हो गई। तो अब हमें बताना है कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे ऊपर वाला सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी कि नीरज, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दी गई श्रृंखला में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के आधार पर आएगी, यहाँ पे बताना कौन सा जो है हमें नंबर प्राप्त होगा। 1 से 8, 8 से 9, 9 से 64, फिर 25, फिर 216, फिर 49। यहाँ आप देख रहे होंगे तो किसी न किसी का यहाँ पे वर्ग या फिर किसी न किसी का यहाँ पे घन दिया गया है, जैसे कि 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 का क्यूब अगर करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है, फिर 3 का स्क्वायर दिया गया 3 त्रिका 9, फिर ये दिया गया 4 का क्यूब यानी 4 चौक 16 चौके 64, फिर इसके बाद ये 5 का स्क्वायर, फिर ये दिया गया 6 का क्यूब, ठीक है, फिर इसके बाद ये 7 का स्क्वायर, माने कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक स्क्वायर एक क्यूब, फिर इसके बाद एक स्क्वायर फिर क्यूब, इस प्रकार दिया गया और 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके की संख्याएं चल रही है। तो हमारा जब 49 आया तो 7 का स्क्वायर हो गया, यानी अगला आएगा जो संख्या 8 आएगी और अगला जो होगा क्यूब होगा, तो यानी कि 8 का क्यूब यहाँ पे अगली संख्या हो जाएगी जो कि होता है 512। तो 512 इसका राइट आंसर है जो कि हमारा दिया गया है सी पार्ट में, तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में अगला हमें बताना कौन सा अक्षर आएगा, ये भी श्रृंखला से ही सीरीज से ही है। तो यहाँ पे देखिए ओ एन दिया गया है, ठीक है, एन से एल, एल से के से आई, एच एफ, इसके बाद अगला बताना है।
तो ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, एन की 14, फिर एल की 12, फिर के की होती है 11, फिर आई का होता है 9, एच का होता है 8, एफ का होता है 6। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर देखिए तो ओ से एन आएंगे तो एक प्लस की वृद्धि मतलब माइनस की वृद्धि होगी, 15 से 14 आएंगे। और इसके बाद जब हम एन से एल आएंगे तो -2 जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर 11 से 12 मतलब एल से क्या आएंगे तो -1, फिर इसके बाद के से आई तो -2, फिर इसके बाद आई से एच तो -1, यानी कि यहाँ पे -1 -2 -1 चल रहा है। अब यहाँ से एच से एफ तो -2, तो एफ से अगर हम अगली संख्या अगला अक्षर निकालेंगे तो -1 करेंगे, तो एफ से -1 करेंगे तो ई हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि डी पार्ट में दिया गया, तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बताना है कि जिस प्रकार पंखा का शब्द पंखड़िया से उसी प्रकार साइकिल का संबंध किस शब्द से होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस प्रकार पंखा में पंखड़ियां घूमती है उसी प्रकार साइकिल में क्या घूमता है, पहिया घूमता है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अगले श्रृंखला में बताना है कि लुप्त संख्या क्या होगी, यहाँ पे बताना है कौन सी संख्या आएगी। जो दिया गया है इसको हम लगाते हैं, जैसे 10 से 9 आएंगे तो -1 करेंगे, और 9 से 17 जाएंगे तो 9 से 17 अगर हम जाते हैं तो क्या हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 हो जाता है, इसके बाद 17 से -10 जाएंगे, ठीक है। तो 17 से -10 जाएंगे तो हम क्या करेंगे इसमें कि 27 घटाएंगे, ठीक है। 27 -27 करेंगे जिससे कि हमारा क्या हो जाएगा, ये -10 आ जाएगा। अब 10 से 54 अगर हम जाते हैं तो ये -10 से अगर हम 54 जाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि +64 जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार हमारा जो है 54 प्राप्त हो जाता है। तो अगली संख्या हमें बतानी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दे सकते हैं, एक जो दिया गया है किसका है, 1 का क्यूब है। ये 8 जो दिया गया है ये 2 का क्यूब है, 2 दूनी 4 दूनी 8। 27 जो दिया गया है 3 का क्यूब है। 64 जो है ये 4 का क्यूब है। तो यानी कि अगली जो हमारी संख्या होगी इसमें जो जुड़ेगा वो इसमें हो जाएगा 5 का क्यूब, ठीक है। 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब अगर हम इसमें जोड़ेंगे माइनस करके 54 में तो हमारा हो जाएगा आंसर 71, ठीक है। माइनस करके जोड़ेंगे तो 50 25 पंचे 125 हो जाएगा, और 125 में हम क्या 54 जोड़ेंगे तो हमारा माइनस है तो ये घटेगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 71। तो हमारा 71 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और वो भी माइनस करके आएगा क्योंकि -125 होगा, तो आंसर यहाँ पे -71 हो जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में बताना है कि किस तरीके से संबंध, जैसे गैरेज का संबंध बाइक से है उसी प्रकार एक्वेरियम का संबंध किससे होगा। तो जिस प्रकार बाइक को कहाँ पर रखा जाता है, गैरेज में रखा जाता है, तो उसी प्रकार अगर हम देखें तो मछली को किस में रखा जाएगा, एक्वेरियम में रखा जाएगा। तो यहाँ पे ए पार्ट इसके लिए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में बताना है कि एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर जो है 7 कर्मचारी बैठे हुए हैं, और मुख्य जो उनका किसकी ओर है, केंद्र की ओर है, ठीक है। अब इसमें हम इसको बनाते हैं, पहले वृत्ताकार हम बना लेते हैं, कुछ इस प्रकार है, ठीक है। वृत्ताकार हो गया, और यहाँ पे अगर हम बात करें ठीक है, चलिए ये वृत्ताकार हो गया। और 7 कर्मचारी बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कर्मचारी हो गए जो कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब चलिए इनको पहले हम बिठालते हैं, फिर इसके बाद इसका आंसर निकल के आएगा सही से। कहा गया कि अनिल जो है राम और सोनू दोनों का निकटतम पड़ोसी है। कौन, अनिल, ठीक है। अनिल किसका किसका है, राम और सोनू का। तो यहाँ पे अगर हम अनिल को बिठा देते हैं तो राम इधर हो जाते हैं, सोनू इधर हो जाते हैं, लेकिन अभी कंफर्म है कि सोनू इधर है कि राम इधर है। चलिए आगे देखते हैं। अनिल राम का सोनू का पड़ोसी, राम साहिल के दाईं ओर से बैठा है। राम जो है साहिल के दाईं ओर बैठा है। दाईं ओर से, एक मिनट, दाईं ओर से बैठा है दूसरे स्थान पर, ठीक है। ये अनिल हो गए, और ये हो गया राम, ये हो गया सोनू, ठीक है।
अब जो है साहिल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो साहिल को अगर हम यहाँ पे बैठा देते हैं साहिल, इसका दायां ओर चलेंगे 1 2, या दूसरे स्थान पर राम हो जाएगा, तो मतलब राम का कंफर्म हो गया ये सीट। इसके बाद कह रहा है कि राहुल साहिल और सोहन के दोनों का निकटतम पड़ोसी है। राहुल जो है साहिल और सोहन का, तो राहुल निकटतम पड़ोसी है, यानी कि फिर साहिल के बगल में राहुल हो जाएगा और इसके बगल में हो जाएगा सोहन। ये हो गया। तो इसमें अब एक बच रहा है, तो एक बचेगा, तो वो कौन सा बच जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा यहाँ पर रमेश। तो रमेश हो गए, साहिल, राहुल, सोहन, सोनू और अनिल और राम। ठीक है, ये यहाँ पे सोनू बैठे हुए हैं, सोनू। अब हमें बताना है कि राहुल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। राहुल का बाईं ओर, राहुल ये बैठे, इसका बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर तो सोहन है, दूसरे स्थान पर सोनू हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे सोनू इसका करेक्ट है। आंसर क्या है, सोनू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है। एक सीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है, बॉक्स में यू की विपरीत सतह पर कौन अक्षर होगा। तो यहाँ पे विपरीत सतह पता करना है। तो देखिए टी का विपरीत क्या होगा, टी का विपरीत हो जाएगा वी, यू का विपरीत हो जाएगा यहाँ पे डब्लू। ठीक है, यू का विपरीत कौन हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, और यू का ही पूछा गया था, तो यू का ये डब्लू हो जाएगा, और एक्स का विपरीत हो जाएगा एस। तो ये तीनों के एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में बताना है वो संख्या हमें बतानी है जो आगे वाले इसकी श्रृंखला को पूरा करता हो। पी बी आर जेड टी डी, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सएल, माने बीच में कौन सी संख्या आएगी। तो जैसे अगर हम पी से आर आते हैं और आर से टी आएंगे, इसके बाद देखते हैं इसमें क्या होता है। तो देखिए पी से आर आएंगे तो +2 करेंगे, और आर से टी जाएंगे तो +2 करेंगे। तो यहाँ से टी से में इसमें +2 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टी में +2 करेंगे तो वी आ जाएगा, और वी में अगर +2 करते हैं तो हमारा एक्स आ जाता है। तो यानी कि ये पहला स्थान इसका वी फिक्स हो गया। ठीक है, तो चौथा और दूसरा ऑप्शन ऐसे ही कट गया, वी वी 2 बचा हुआ है। तो दूसरा अक्षर लेते हैं, वी से जेड जाएंगे तो यहाँ पे हो जा रहा है +4। ठीक है, और जेड से डी जाएंगे तो यहाँ पर भी +4 आ रहा है। तो डी में +4 करेंगे तो हमारा कौन सा अक्षर प्राप्त होगा, डी में अगर हम +4 करते हैं तो एच प्राप्त होता है। तो वी एच इसका करेक्ट आंसर है, जो कि हमारा सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता है और इस प्रकार हमें इसका प्रतिबिंब बनाना है दर्पण का। इस प्रकार इधर प्रतिबिंब क्या बनेगी, तो ये ऊपर वाला तो ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, ये भी ऐसे ही बन जाएगा जो त्रिभुज बना हुआ है। अब इसके बाद ये जो संख्या है ये त्रिभुज पलट जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, और ये पंचभुज ऐसे ही बनेगा, लेकिन ये रेखा इधर हो जाएगी और त्रिभुज इस तरीके से बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस वाले ऑप्शन में सही बैठ रहा है। तो ए ऑप्शन अगर देखते हैं तो इसका सही बैठ रहा है, तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए ये हो गया रीजनिंग के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे जीएस के क्वेश्चन। जीएस के क्वेश्चन में 46 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। साक्षरता दर सर्वाधिक इनमें से बताना है किसकी है। 2011 की जनगणना के अनुसार तो केरल की थी। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किसकी रियासत के बारे में कहा था कि ये चेरी का फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। तो कौन सी रियासत के बारे में बातें कही गई थी डलहौजी के द्वारा। तो वो जो था रियासत वो था अवध का रियासत। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, अवध। निम्नलिखित में से खिलजी वंश के संस्थापक का नाम बताना है। तो खिलजी वंश, दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश का शासक जो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि सन 1200 ईस्वी से लेकर 1296 तक अगर हम बात करेंगे, तो सॉरी 1290 से लेकर 1296 तक खिलजी वंश का संस्थापक जो था यही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसने शासन किया। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गल्प गुच्छ किसका एक संग्रह है। तो ये गल्प गुच्छ जो है ये लघु कथाओं का एक संग्रह है। तो आंसर सी ऑप्शन राइट है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व है जिसका परमाणु भार 238 है। तो कौन सा तत्व है ये बताना है। तो ये तत्व है यूरेनियम। यूरेनियम आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। इसमें से तो मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम इनमें से गगनयान हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, गगनयान। चलिए अगला क्वेश्चन है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में की गई थी। तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था 1966 में।
ठीक है, 1966 31 अक्टूबर 1966 को किया गया था। ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, पांचों ऑप्शन सही है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकाल बाहर करती है? तो ये कौन सा नियम है अर्थशास्त्र का? तो ये नियम है ग्रेसम का नियम। ठीक है, ग्रेसम का नियम कहता है कि जो बुरी मुद्रा होती है यानी ब्लैक मनी हो जो होती है, बैड मनी, वो ड्राइव्स करती है, ड्राइव्स आउट करती है गुड मनी को। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसके लिए राइट है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता किस संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार चुना गया था? तो वो फिल्म थी ओपेनहाइमर। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 है, चेन्नई में संपन्न खेलो इंडिया युवा खेलों के 6वें संस्करण में इनमें से किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जो है जीता है? उस राज्य का नाम क्या है? तो वो राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ने जीता है। ये खेल कब हुआ था? तो ये हुआ था 19 से 31 जनवरी 2024 के मध्य 6वां संस्करण हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र ने 53 स्वर्ण जीता हुआ है। 53 स्वर्ण, 49 रजत, 51 कांस्य पदक से 150 पदक टोटल जीता गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में कृषि जनगणना किसके अंतराल पर आयोजित किया जाता है? तो कृषि जनगणना जो होता है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। अब यहाँ पे 5 वर्ष नहीं दिया गया तो आंसर यहाँ पे 5 वर्ष हो जाएगा। आंसर यहाँ पे ई ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास भारतीय लेखक आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है? तो इसमें से आर के नारायण के द्वारा लिखी हुई जो उपन्यास है उसका नाम है द डार्क रूम। क्या नाम है? द डार्क रूम नाम है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कौन सी नदी पर सदिया से डुबरी तक का खंड है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, जो कि ये 891 किलोमीटर तक इसकी राष्ट्रीय राजमार्ग जल संख्या 2 को जो है घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, बैडमिंटन में डबल्स कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो ये होना चाहिए 13.4 मीटर गुणे 6.10 मीटर के आस, जबकि एकल कोर्ट की चौड़ाई 5.18 मीटर होती है। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 4 के क्या प्रावधान करता है? तो ये प्रावधान जो करता है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अनुच्छेद भाग 4 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक का जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी प्रतियोगिता का एक मान स्ट्रोक नहीं है इनमें से? तो इनमें से देखा जाए तो बैग स्ट्रोक है, ठीक है, फ्रंट स्ट्रोक भी है, ब्रेस्ट स्ट्रोक भी है, लेकिन लेग स्ट्रोक नहीं होता। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा समुदाय नवरोज का त्यौहार नववर्ष के रूप में मनाता है? उस कौन सा समुदाय है? तो वो है पारसी। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पारसी। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय ने कितने सन में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था? तो इन्होंने तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध जो था 1191, ठीक है, 1191। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, तराइन के मैदान में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, और 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, लेकिन पहले वाले में हराया था। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नाटी जो लोक नृत्य है ये हिमाचल प्रदेश राज्य का है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन जिप ड्राइव का एक उदाहरण? जिप ड्राइव इनमें से अगर देखा जाए तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। सीडी और डीवीडी होता है जो जिप ड्राइव का एक उदाहरण होता है। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? मतलब 1 किलोबाइट यानी 1 केबी बराबर कितने बाइट के बराबर होता है? तो ये होता है 1024 बाइट के। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। निम्नलिखित माप को स्मृति की उच्चतर इकाइयों में के क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, अभी ये आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन चल रहा है, तो यहाँ पे व्यवस्थित करना है कि इसमें सबसे बड़ी जो होती है सबसे छोटी से लेकर सबसे बड़ी तक का यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे छोटी गीगाबाइट हो जाएगी। इसके बाद इससे बड़ी हो जाती है इसमें से टेराबाइट। ठीक है, इसके बाद इससे बड़ी हो जाती है पेटाबाइट, फिर इससे बड़ी हो जाती है एक्साबाइट, फिर इस सबसे बड़ी इसमें से हो जाएगी जेट्टाबाइट। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, चलिए कंप्यूटर स्पीड को निम्न में से किस में मापा जाता है? कंप्यूटर की स्पीड को हम मापते हैं MIPS में, मतलब कि इसका फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापा जाता है। अगर आप 1024 GB को कैसे परिभाषित करेंगे तो 1024 GB जो इनमें से देखा जाए तो 1 टेराबाइट के बराबर यानी 1 TB के बराबर होता है।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 1 टेराबाइट बराबर ए पार्ट करेक्ट है। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है, तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई जो होती है वो होती है बाइट। आंसर ए पार्ट करेक्ट है, बाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर प्रोग्राम का एक समुच्चय है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्यों को मदद करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 72। 72 का आंसर है सी पार्ट हो जाएगा, ये सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है, आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट है, तो सी पार्ट करेक्ट है। चलिए सॉफ्टवेयर का अगला प्रश्न में, सॉफ्टवेयर 73 में देखा जाए तो सॉफ्टवेयर जो होता है निर्देशों का एक प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है, तो यही डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य की अगर हम बात करेंगे तो सिक्योरिटी का कार्य होता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, तो सभी विकल्पों में सभी जो दिए गए तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है, एक फाइल को लोड करना और सेव करना ऐसा कार्य होता है जिसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, क्या परफॉर्म किया जाता है, द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म किया जाता है, तो आंसर ए पार्ट इसके लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि एक मानव को यूजर्स और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है, तो इसमें से किसको जाना जाता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, तो आंसर ए पार्ट इसके लिए राइट है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक जो है कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है, तो वो होता है सेल। ठीक है, सेल होता है, सेल घटक जो होता है ये कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। लिनक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो लिनक्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। एक अनूठी विशेषता यह है कि इसमें कर्नेल नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का है, किस प्रकार का है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सी पार्ट हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रकार का होता है, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो यह निर्भर करता है एड्रेस लाइंस पर, आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। क्वेश्चन यूपी स्पेशल से देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% आता है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी का शहर नहीं है। ठीक है, शहर नहीं रहा है, राजधानी शहर नहीं रहा है, तो यहाँ पे देखिए आगरा रहा है। ठीक है, प्रयागराज भी था, लखनऊ तो है ही है वर्तमान में, फैजाबाद नहीं रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फैजाबाद जो उत्तर प्रदेश का राजधानी शहर है। आगरा जो रहा ये 1836 में राजधानी बना था उत्तर प्रदेश का। प्रयागराज जो बना था ये 1858 में उत्तर प्रदेश का राजधानी रहा था, और लखनऊ 1921 में आंशिक रूप से बनाया गया था, और 1935 से इसको पूर्णतया लखनऊ को राजधानी घोषित कर दिया गया। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश कौन सा जिला एनसीआर में शामिल नहीं है। एनसीआर में सम्मिलित जिला इसमें से देखा जाए तो सी पार्ट हो जाएगा। सहारनपुर शामिल नहीं है, बाकी गाजियाबाद, बागपत, शामली ये सभी सम्मिलित है एनसीआर में। भौरंट बांध परियोजना किस जिले में प्रस्तावित योजना है, तो भौरंट बांध परियोजना जो ये बनाया जा रहा है ये ललितपुर जिले में बनाया जाएगा, यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये मेहरौनी तहसील के अंतर्गत एक नदी है जामानी नदी। ठीक है, जमानी नदी, जमानी नदी पर यह बांध बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। जमानी नदी जो कि ये बेतवा नदी की सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, बेतवा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर ए पार्ट इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है बरेली में स्थित है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। इज्जत नगर जिला, इज्जत नगर बरेली में पड़ता है, तो वहीं पर स्थित है। क्वेश्चन 86 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, नगर और उत्पाद दिया गया है। रेनीकूट में क्या निर्माण होता है, तो रेनीकूट में एल्युमिनियम उत्पाद पाए जाते हैं। मेरठ में अगर हम बात करेंगे तो खेल के सामान का निर्माण होता है। बाराबंकी में जो है पॉलीफाइबर, और अलीगढ़ में ताले बनते हैं। इस प्रकार आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1981 में, आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। रिहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश की जिले में स्थापित है, तो ये सोनभद्र जिले में है, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिहंद नदी पर है, ये भी याद रखिएगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश किस जिले में पड़ता है, तो ये पड़ता है चंद्रप्रभा जो है चंदौली जिले में, चंदौली जिला, जो कि आपके ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया, तो चंदौली जिला इसका सही है, आंसर ई पार्ट है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चंदौली जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। सूर सरोवर पक्षी विहार जो है आगरा में पड़ता है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 22.2% है।
सी पार्ट में दिया गया है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो 57.2% आता है, जबकि पुरुष है 77.3% साक्षरता दर। ठीक है, ऐसे देखा जाए ओवरऑल तो 67.72% आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज का एक कौन सा पारंपरिक नृत्य कौन सा है? ठीक है, ब्रज का पारंपरिक नृत्य इनमें से देखा जाएगा तो चरकुला आता है। यहाँ पे आंसर क्या है? ए पार्ट करेक्ट है, चरकुला। उत्तर प्रदेश किस स्थान पर हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो आलमगीर, जो कि मेरठ के पास पड़ता है, तो वहां से हड़प्पा कालीन सभ्यता की वस्तुएं जो है प्राप्त हुई हैं। ठीक है, मेरठ में पड़ता है। यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के तट पर स्थित है। 1958 में इसकी खोज की गई थी और यह दत्त शर्मा थे, उन्होंने खोजा था। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताना, तो वो थे पी.डी. टंडन। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन इनका नाम था, जो कि ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई की एक इकाई उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है कानपुर में। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कानपुर। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे प्राचीन संग्रहालय इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा राजकीय संग्रहालय लखनऊ। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1863 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 98 है, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? वनस्पति शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है? तो 912 है। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? औसत लिंगानुपात जो है 912 है, जबकि भारत का कितना है? 943 है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सूची को सुमेलित करना, संग्रहालय और स्थान दिया गया। ठीक है, मोतीलाल नेहरू संग्रहालय ये कहाँ पड़ता है? तो ये लखनऊ में पड़ता है। भारत कला भवन ये कहाँ पड़ता है? तो ये वाराणसी में है। राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय है, ये कहाँ पड़ता है? तो ये प्रयागराज। रानी महल संग्रहालय जो है कहाँ पड़ता है? तो झांसी में पड़ता है। तो इस प्रकार इसका मिलान हो जाएगा। आंसर यहाँ पे इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, देख लीजिएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। जिससे कि अगर भी पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी जाइएगा। ठीक है, और वीडियो आप आज यहीं पर एंड करेंगे। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।